स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सप्ताह के लास्ट वीडियो और चौथा। सिंधु घाटी सप्ताह की बात करें तो ये आर्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और इसका लिखित साक्ष्य या लिपि मिला है, बट अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए कुछ पॉइंट पे स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं प्राप्त होता है। जैसे राजनीतिक जीवन स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है। और इसके बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में 4 उपस्थित सभ्यताओं में सबसे पुरानी मानी जाती है, जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत था। तो आइए देखते हैं। इसको 4 भाग में पढ़ेंगे हम लोग: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक। चार पॉइंट पे इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक जीवन बोले तो आज का जो हम लोग समाज है, इसे तुलना हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। आज समाज में जिस तरह से मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब प्रचलित है, ठीक उस टाइम भी 4 तरह के लोग थे: पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी। आइए इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। सामाजिक जीवन समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। संभवतः परिवार मातृसत्तात्मक था। परिवार में माता का प्रधानता था, पिता का नहीं, मातृसत्तात्मक। एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसा था, तो मातृसत्तात्मक परिवार था। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था की पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि पहले हमने कह दिया है कि लिखित साक्ष्य पर पढ़ा नहीं गया, इसलिए कोई खास विवरण इसका नहीं मिल पाता है। फिर भी वर्ण व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण जानकारी नहीं मिला है, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी आदि। अगर बात करें कि यहाँ लोग क्या इनका भोजन था, तो यहाँ के लोगों का भोजन शाकाहारी या मांसाहारी दोनों था। जैसे कुछ कहीं खुद जैसे मोहनजोदड़ो और कुछ जगहों से खुदाई के दौरान पाया गया कि किचन से मछली का कांटा मिला है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी भी थे। तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। लोग शांति प्रिय थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लोग शांति प्रिय थे क्योंकि सभी जगह खुदाई हुई है, तो कहीं से भी अभी तक जितने भी खुदाई हुई है स्थलों को, कहीं से भी अभी तक अस्त्र शस्त्र की जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये शांतिप्रिय सभ्यता थी, यहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। मनोरंजन की बात कर ले तो आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। आभूषण उस टाइम चूँकि चांदी भी उपलब्ध था, सोना भी उपलब्ध था। चांदी आपको ईरान, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना की बात करें तो कोलार कर्नाटक के कोलार जो था कर्नाटक में स्थित सोने के खाने वहाँ से मंगाया जाता था, कोलार कर्नाटक से। तो हम कह सकते हैं कि आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। मनोरंजन हेतु लोग पासे खेलते थे, नृत्य, शिकार करते थे और पशुओं को लड़ाते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप मनोरंजन करते हैं, कहीं कैरम बोर्ड खेलते हैं, कहीं मतलब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। उस टाइम भी पासे लड़ाना, नृत्य, शिकार एवं पशुओं को लड़ाना मनोरंजन के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। धार्मिक, अब बात करते हैं हम लोग धार्मिक जीवन के। तो धार्मिक जीवन आज की डेट में हम लोग देखें तो धार्मिक जीवन हम लोग के लौकिक और अलौकिक दोनों तरह के मतलब सभ्यता उपलब्ध है। आज के डेट में लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की परंपरा की मान्यता हमारे समाज में है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ सिर्फ लौकिक सभ्यता थी, लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पर कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, उन्माद फैलाए जाते हैं, सामाजिक के मतभेद हो जाता है कि वो फलाना धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के हैं। तो ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। धर्म था, लौकिक था, लौकिक सभ्यता, मगर उस टाइम वर्चस्वशाली नहीं था कि हाँ ये फलाने धर्म के हैं, इनको ये मानना पड़ेगा, ये अलग धर्म के, इनको अलग रखिए। ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। कहीं से भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिले हैं, कहीं से भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिले हैं। बहुत सारे खुदाई हैं जहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं प्राप्त हुई। जैसे साफ स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि धर्म वर्चस्वशाली समाज में नहीं था। मातृदेवी की पूजा मोहनजोदड़ो एवं उर्वरता की देवी की पूजा हड़प्पा में किया जाता था।
मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में, मातृ देवी के पूजा मोहनजोदड़ो में और उर्वरता की देवी की पूजा हड़प्पा में होता था। एक यहाँ पे मुहर मिला है जिस पे 3 मुख वाले एक पशुपतिनाथ के मूर्ति दिखाया गया है, जिसके चारों ओर जानवर विद्यमान है। एक मुहर से 3 मुख वाले प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिलता है। और अन्य पूजा की बात करें तो नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि लिंग पूजा, शिवलिंग का पूजा हो रहा है, एवं स्वास्तिक चिन्ह आदि का प्रमाण पूजने का प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड की बात करें तो अग्निकुंड का प्रमाण लोथर और कालीबंगा से मिला है। ऐसा माना जाता है कि अग्निकुंड का प्रमाण लोग पूजा पाठ में हवन के रूप में करते थे, जहाँ खोद करके उसमें उमा जलाया जाता था। अग्निकुंड के प्रमाण लोथल एवं कालीबंगा से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वृक्ष एवं पशु का पूजा का प्रमाण मिला है। पशु में बात करें तो कुब्बड़ वाले सांड के पूजा लोग करते थे, क्योंकि वो प्रिय पशु था। अब आते हैं राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन की बात करें तो हम तो पहले ही जान चुके हैं कि सिंधु घाटी सप्ताह आग ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, बट पढ़ा नहीं गया। तो किसी भी समाज, किसी भी देश या किसी भी सभ्यता का राजनीतिक जीवन तब तक हम मतलब श्योर नहीं बता सकते हैं किस ढंग के था, जब तक उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पुरोहितों द्वारा शासन चलाया जाता था, श्रमिक के वर्ग व्यापारिक वर्ग द्वारा चला जाता था, नगर प्रशासन द्वारा चलाया जाता था। तो आइए देखते हैं इसको। राजनीतिक जीवन स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। संभवतः शासन पुरोहित, व्यापारी वर्ग, नगर प्रशासन द्वारा शासन व्यवस्था संचालित होता था। एक पिगट महोदय इतिहासकार थे, जिन्होंने बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जोड़ राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, उन्होंने बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। जुड़वा राजधानी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन थे, तो आप बताइएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। किसने बताए थे? तो पिगट महोदय ने बताए थे। हंटर एक इतिहासकार थे, इन्होंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक व्यवस्था था। हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्र की जगह जनतंत्र माना था। तो ऐसे कुछ कुछ इतिहासकार ने माने हैं, बट लिखित जानकारी साक्ष्य नहीं है, जिसके मतलब अभाव में लोग अपना अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के लोग रहते होंगे। और ये राजतंत्र की जगह लोकतंत्र इसलिए माने हैं कि बहुत जगह खुदाई, कहीं से अभी तक अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है, इसलिए लोग मानते हैं कि राजतंत्र नहीं था। अगर राजतंत्र होता तो एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करते हैं, तो इसीलिए कहें कि राजतंत्र नहीं था, जनतंत्र था, हंटर महोदय ने बोले हैं। और हम लोग आते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति की बात करें तो कहीं भी अर्थव्यवस्था में जो रुपया पैसा होता है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं इस आधार पे, या बहुत से इतिहासकारों ने बताया है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली उस टाइम नहीं था, उस टाइम वस्तु विनिमय प्रणाली था। जैसे एक वस्तु आप लीजिए हमसे, एक वस्तु आप हमसे दीजिए, इसी प्रकार के व्यापार होते थे। ये मुद्रा की जगह पर ही वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। आर्थिक जीवन में पहले बात करें कृषि के। कृषि के मामले में बात करें तो कृषि जुताई, बुआई और सिंचाई तीनों विधि से परिचित हैं। हड़प्पावासी कृषि, जुताई, बुआई, सिंचाई आदि विधि से परिचित थे। कपास, गेहूं, जौ, मटर से परिचित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती यहीं हुई थी। विश्व में अगर कहीं भी हुई तो प्रथम बार सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, इसलिए क्वेश्चन बार आता है कि सबसे पहले कपास की खेती किस काल में हुई, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता बताइएगा। कपास, गेहूं, जौ, मटर से परिचित थे। चावल का भी प्रमाण कहीं कहीं से मिला है, चावल के भूसे का प्रमाण मिला है। जैसे रंगपुर से चावल के भूसे का प्रमाण मिला है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा वस्तु नहीं प्राप्त हुई है, तो गन्ना और राई आप दे सकते हैं। गन्ना और राई का साक्ष्य नहीं मिला है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी गन्ना और राई का साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपालन, कृषि के बाद हम लोग देखेंगे पशुपालन में कुबर वाला सांड
प्रिय पशु थे, गाय घोड़ा आदि से ही परिचित थे। इससे पिछला वीडियो में हम लोग देखें कि कोटदा में आपको घोड़ा के हड्डी के अवशेष अस्थि पंजर मिले हैं, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि घोड़े से लोग परिचित थे, गाय भी था। उद्योग धंधे की बात करें तो उद्योग धंधे में जब यहाँ कपास की खेती हो ही रही थी, तो जब उद्योग लगाएंगे तो सूती वस्त्र जरूर आएगा। तो सूती वस्त्र का मंदिरों से सूती वस्त्र प्रमाण मिलता है, तो कपास से सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि से परिचित हैं। व्यापार की बात करें तो हम लोग देखें, पिछले वीडियो में देखें कि व्यापार यहाँ के आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार होते थे। तो आंतरिक व्यापार जैसे मान लीजिए कि राजस्थान भी था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान राज्य में कुछ जगह ऊपर पाए गए हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं आंतरिक व्यापार प्रचलित था। जैसे तांबा, खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगाते थे। अगर बाह्य व्यापार की बात करें तो आंतरिक में बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, जिसमें बाहरी में पश्चिम एशिया, मध्य एशिया एवं ईरान, अफगानिस्तान से व्यापार होते थे। अब बात करें तो आयात और निर्यात, अगर बाहरी से बाह्य व्यापार होगा तो एक दूसरे के देश के बीच आयात निर्यात की विधि होती है। तो यहाँ से निर्यात क्या क्या होता था, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से सूती वस्त्र, चूँकि यहाँ कपास की खेती होती थी, इसलिए सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती कीमती लकड़ी का भी कीमती कर लीजिए इमारती लकड़ी का भी यहाँ से निर्यात होता था। तो सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी का निर्यात इस सभ्यता से होता था। अब बात करते हैं, निर्यात की बात हो गई तो आयात क्या क्या होता था। तो आयातित वस्तुओं में आप देख सकते हैं चांदी ईरान, अफगानिस्तान से आता था। टीन हम लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। तांबा, खेतड़ी राजस्थान से। लाजवर्द मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंगाते थे। और एक और छूट गया, सोना। सोना तो हम गोल्ड बता दिए हैं, कोलार कर्नाटक से मंगाते थे। गोल्ड भी याद रखिएगा, कोलार कर्नाटक। तो इस प्रकार से हम लोग आज देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट और चौथा वीडियो, जिसमें सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन। तो हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।